हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला पे। मैं प्रभात मिश्रा आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसके बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आप ऊपर देखेंगे हमारे चैनल का नाम लिखा है पीएम गुरु हिस्ट्री वाला और गुप्त साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। आपको बता दें कि गुप्त वंश ने उत्तर भारत में 300 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो गुप्त वंश का शासन था भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अनेक क्षेत्रों से इसका मतलब किसी स्थान से नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों, इसमें समाज से संबंधित क्षेत्र हैं। पढ़ाई लिखाई, शिल्पकला, उद्योग इत्यादि का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी शासक हुए। प्रशस्ति और चरित्र। प्रशस्ति क्या है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो प्रशस्ति क्या है, तो इसका आंसर है प्रशस्ति। प्रशस्ति उसको कहते हैं जिसमें किसी राजा का बखान होता है। ठीक है, बखान का तो अर्थ है किसी राजा का बहुत ही अधिक प्रशंसा की जाती है तथा उनके विषय में लिखा जाता है। ये प्राचीन काल में लेखन की एक कला थी। इसमें राजाओं की बहुत ही अधिक प्रशंसा की जाती थी, बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। चरित्र किसी के चरित्र को दर्शाता है। किसी के चरित्र को लिखना ही चरित्र है। जैसे आप लोग कहते होंगे कि उसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, तो वही चरित्र है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में भारतीय लेखन का विकास हुआ। प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का अभिलेख है। क्या है, तो जो प्रशस्ति लेख है एक प्रकार का अभिलेख है। ठीक है, जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती थी। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी महानता के विषय में भी लिखा जाता था। हरिसेन, वत्सभट्ट, वासुल, इन नामों को याद कर लीजिए। ये बहुत ही बड़े प्रशस्ति लेखक थे। इनकी प्रशस्तियाँ गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। गुप्त काल की जो इतिहास है उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत इनके द्वारा लिखित प्रशस्तियाँ ही हैं। अब आएंगे राजाओं के विषय में बताते हैं। श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश का नींव करता है। इसने ही गुप्त वंश की शुरुआत की थी। घटोत्कच इसका पुत्र है। गुप्त साम्राज्य की नींव 240 ईस्वी में रखी थी। श्रीगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का तख्त पर बैठा। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराज की उपाधि दी गई। प्राचीन लेखों में श्रीगुप्त और उसके जो पुत्र था घटोत्कच, उसको महाराज की उपाधि दी गई। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था। गुप्त राजा घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को 320 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 320 ईस्वी में इसने अपने उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम को घोषित किया। चंद्रगुप्त ने एक संधि के कारण मगध की मुख्य शक्ति लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त की एक संधि हुई थी मगध की मुख्य शक्ति लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, विवाह हुआ था इनका, संधि हुई थी मगध की मुख्य शक्ति लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, राजकुमारी कुमार देवी। इन्हीं से इनका विवाह हुआ था।
दहेज में मगध साम्राज्य पाकर और नेपाल के लिच्छवियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। कुषाण काल में मगध की शक्ति और महत्ता समाप्त हो गई थी। कुषाण काल में जब कुषाणों का शुरुआत हुआ, जब कुषाण आने लगे, कुषाण कौन थे ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले यहाँ पर से देखेंगे गुप्त वंश। लेकिन आपको बता दें, ये जो कुषाण थे ये यूची कबीले के थे और ये चीन से थे। ठीक है, इनका मूल निवास मंगोलिया और चीन की सीमा थी। उन्हीं की एक शाखा उत्तर भारत की तरफ बढ़ी जिसे हम कुषाण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में मगध की महत्ता समाप्त हो गई। कुषाण काल में मगध अब उतना प्रमुख नहीं रहा, इसकी महत्ता समाप्त हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया। उसने साकेत और प्रयाग तक मगध का विस्तार किया। उसने अयोध्या और प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, मगध का विस्तार किया। वह पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसने महाराजाधिराज उपाधि दी गई। उसने अनेक विवाह संधियों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि उसने महाराजाधिराज ये उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। और उसने अनेक विवाह संधियों का अर्थ है कि कभी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, कभी दूसरे साम्राज्य की को राजकुमारी से विवाह करके दहेज स्वरूप कुछ स्थान प्राप्त किया। इस तरह उसने विवाह किया। ठीक है, फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसके द्वारा, जिस तरह अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने भी जोधाबाई से विवाह किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त पूरे गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरे गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त था। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र उत्तराधिकारी था। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने विजय प्राप्ति का कार्यक्रम शुरू किया। वह एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियानों व सफलताओं को देखकर उसे महान इतिहासकार द्वारा दी गई यह उपाधि ठीक प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय गुप्त राज्य बहुत छोटा था। सारा देश अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। उनमें से अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। जो समुद्रगुप्त था उसने अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देश के नाम गिनाए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिशेन था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त का बखान लिखा और उसकी प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार थी। उत्तर भारत की विजय। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। वे राज्य थे वाकाटक राज, मातिल राज, नागवंश का राज, पुष्करण का राज, नागसेन, मथुरा के राज, नागसेन, रामनगर के राज, असम राखी, नागवंशी राज, नंदिनी और कोटवंशी राज्य। ये सब उत्तर भारत की विजय के हैं। और पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्री जातियाँ थी। हरिशेन के कथनानुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जातियाँ थीं मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, योद्धे, साकानिक, नागार्जुन, खारपारिक और पारजुन। मध्य भारत के अन्य नरेशों के राज्य की विजय। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराकर भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे क्योंकि वे उसे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासियों के थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौक़ों पर सैनिक सहायता भी देती थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया
परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वह इनसे केवल कर लेता था, ठीक है, वह सिर्फ इनसे कर लेता था और उनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। दूसरे महान शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख से महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख और सिक्के चंद्रगुप्त के समय की जानकारी के स्रोत हैं। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र के शकों को हराकर उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया। उनके क्षेत्रों को अधीन कर लिया था इसने हराकर। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था, ठीक है, ये भी एक महान शासक हुआ। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त प्रथम ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासनकाल के विषय में जरूरी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ये गुप्त वंश का राज्य है, आपको दिखाते हैं मैप में, आपको दिखाते हैं। ये जो हरा रंग है ये चंद्रगुप्त का है, पीला समुद्रगुप्त का, और जो थोड़ा सोगा कलर है ये विक्रमादित्य का है। ये देखिए, ये सब चंद्रगुप्त का, ठीक है, ये सब चंद्रगुप्त का है, ये समुद्रगुप्त का है, ये जो है विक्रमादित्य का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों तथा हूणों को हराया। उसने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। इस समय हूणों ने उत्तर पश्चिम से कई बार आक्रमण किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठाकर हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका पतन होने लगा, ठीक है, गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य का अंत, स्कंदगुप्त की मौत के बाद साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। इसके बाद कुछ वर्षों तक पुरुपगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त ने शासन किया। 480 ईस्वी में श्वेत हूणों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी और 550 ईस्वी में पूरी तरह से उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा कर लिया। सीधी सी बात है, गुप्त वंश के पतन का कारण हूण थे और शक, जो कि विदेशी जातियाँ थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिम इलाकों पर कब्जा करके और गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की जो शासन प्रणाली थी उसके विषय में आपको बताएंगे। केंद्रीय शासक राजा, जो राजा था वह मेन होता था, वही केंद्र में होता था, ठीक है। केंद्र में शासक सबसे बड़ा अधिकारी था। मौर्यों के विपरीत गुप्त वंश के राजाओं ने परमेश्वर, महाराजा, धीराज जैसी शानदार पदवियां ग्रहण की। इससे पता चलता है कि उनका साम्राज्य बढ़ गया था तथा आसपास के छोटे छोटे राजा उनके अधीन थे। राज्य के पास एक अस्थायी सेना होती थी। राजा सेना, न्याय और कानून के लिए अंतिम अधिकारी थी। चीन पर्यटक फैयान के अनुसार गुप्त शासक बहुत ही योग्य थे। मंत्रिमंडल, केंद्र में एक मंत्रिमंडल था। मंत्रियों का पद प्रायः वंश परंपरागत होता था। सभी महत्वपूर्ण विषयों में राजा मंत्रियों से सलाह लेता था। सभी विभाग किसी न किसी मंत्री के पास होते थे, जिसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता था। प्रांतीय शासन जो था, गुप्त राजाओं ने शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को मुक्ति कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। प्रांतीय शासकों का सम्मत ज़्यादातर राजकुल से होता था। प्राचीन शासन लगभग केंद्रीय शासन के अनुरूप ही था। जिसका विभाग केंद्र में थे उतने ही प्रांत में थे। आगे बढ़ते हैं। जिले का प्रबंध, जो प्रांत थे जिलों में बांटे थे।
जिले के लोग वहाँ के शासन प्रबंध में मदद करते थे। विषय के शासक विषयपति कहलाते थे। जो जिले के शासक थे उसको विषय कहा जाता था और वहाँ के शासक विषयपति। विषयपति की नियुक्ति प्रांतीय शासक करता था। उसे सलाह लिए जिला समितियाँ होती थी, जिनमें न केवल सरकारी अधिकारी होते थे वरन नागरिक भी शामिल किए जाते थे। यहाँ पर नगरों का शासन। गुप्त काल से भी आज की तरह नगरों का प्रबंध नगर पालिका करती थी। नगर का मुखिया नगरपति कहलाता था। नगर में रहने वाले लोग कुछ कर देते थे। करों की रकम को नगर पालिका उनकी भलाई में ही, जैसे सफाई, रोशनी आदि के प्रबंध पर ही खर्च करती थी। गांव का शासन। गुप्त काल में आज की तरह शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्रामाध्यक्ष गांव का मुखिया था। गांव का प्रबंध एवं न्याय कार्य पंचायत करती थी। ठीक है। यहाँ पर संधि व युद्ध मंत्री, यहाँ पर महत्वपूर्ण है गुप्त काल की महत्वपूर्ण पदाधिकारी। संधि व युद्ध मंत्री, संधि विग्रह, प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। कुमार मात्य, राज की भोजशाला का अध्यक्ष, खाद्य पट्टिका, मुख्य न्यायाधीश, महादंड नायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग का प्रधान दंडपाशिक, सैन्य कोष का अधिकारी बालाधिकृत, मुख्यद्वारिक, महाप्रतिहार, गज सेना का प्रमुख महापिल्लुपति, अश्व सेना का प्रमुख महासौपति, भट्टासुपति, भूमि कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी ध्रुवाधिकरण। आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था विकासशील, विकसित तथा उन्नत थी। इस काल में अनेक कानूनों की पुस्तकों को संकलित किया गया, कानूनों को सरल बना दिया गया। गुप्त शासकों ने भय उत्पन्न करने वाले साधन नहीं अपनाए। फैयान के अनुसार अपराधियों को प्रायः मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। कानून की मर्यादा बनाए रखने राज्य का काम था। राजा मुकदमा का फैसला पुरोहितों की मदद से करता था। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा। चीनी यात्री फैयान से पता चलता है कि गुप्त काल में भारतीय आर्थिक जीवन उन्नत था। कृषि बहुत उन्नत स्थिति में थी। अनेक प्रकार के अनाजों के अलावा फल तथा तिलहन आदि की खेती की जाती थी। सरकार किसानों से भूकर रूप में उपज का 1/6 भाग, परंतु कुछ ब्राह्मणों अधिकारियों को कर मुक्त भूमि दी गई। गुप्तकालीन भारतीय उद्योग धंधों की स्थिति बहुत ही समृद्ध थी। लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ समुद्र पोत निर्माण का उद्योग भी देश में उन्नत था। विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों के संघ बने हुए थे, जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। इस शिल्पकारों की संस्थाओं के पास काफ़ी धन हुआ करता था, जो जनता की भलाई पर खर्च किया जाता था। व्यापार तथा नगर। व्यापार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था। सभी मार्ग सुरक्षित थे। जनता का नैतिक स्तर ऊंचा था। शांति एवं सुरक्षा को व्यापार ने को खूब बढ़ाया। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदी बड़े बड़े नावों द्वारा माल ले जाता था। व्यापारी वर्ग के लोग केवल धन कमाने में ही न लगे रहते थे, बल्कि उसमें दान देने के लिए भी आपस में होड़ थी। मगर गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन होने लगा। गुप्त काल में सारी गंगा घाटी के अख्यात शहरों का, जो पहले विशेषकर कुषाण काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, विघटन हो गया। ठीक है, आज के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।